वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th टॉपिक। क्लास 11th में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे और हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे हाउ कैन वी फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इज ओके? तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास कहते किसको है। नाउ यू हैव टू कंसिडर सिचुएशन। सोचो कि आज तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है, ओके, और तुम्हें उसे लिफ्ट करना उठाना है। फॉर व्हाट पर्पज़ ये तुम बेहतर जानते हो। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं इन्हें लिफ्ट करने के। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज आप अपने 4 फ्रेंड्स को बुलाएं और इनको 4 जगहों पे फोर्स लगा के बड़ी आसानी से लिफ्ट किया जा सकता है। इज इट ओके? यहाँ पे हमने माना है कि जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर सिर्फ 4 मासेज हैं। पहला केस, हमने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर लिया। नाउ हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप अकेले खुद अपने फ्रेंड को सिर्फ एक जगह पे फोर्स लगा के बड़ी आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। इज इट ओके? तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट को यानी आपके फ्रेंड को 2 अलग अलग तरीक़ों से लिफ्ट किया है। अब इसका रिजल्ट क्या मिला हमें उसको देखते हैं। यहाँ पर जब हमने सिर्फ एक पॉइंट पे फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया तो ये एक पॉइंट बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ऐसा लगता है इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी तो उठ गया एक पॉइंट पे फोर्स लगाने से। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। Well, it is as simple as it is. तो what is center of mass? तो एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जिस पर उस ऑब्जेक्ट का टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड लगता है। यह है सेंटर ऑफ मास। नाउ सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ वैसे आई हैव रिटन द डेफिनेशन हियर। सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें कि ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है आपके फ्रेंड में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मास जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सेंटर ऑफ मास उस पर डिपेंड करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? वेल नाउ ही इज़ योर फ्रेंड। इनके अपर बॉडी पार्ट में हम देखें तो सर है, हाथ है, बहुत सारी मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सिमिलरली लोअर बॉडी पार्ट्स में भी बहुत सारे मासेस यहाँ पे भरे हुए हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहते हैं। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि अपर बॉडी पार्ट में मास इंक्रीज हो गया तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा, और अगर मास कभी चेंज ना हो, क्लियर, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फिक्स रहेगा। और हम सब जानते हैं कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, तो सेंटर ऑफ मास भी हमेशा अपने जगह पे रहेगा। ओके? तो यानी सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। नेक्स्ट थिंग इज कि सेंटर ऑफ मास का जो अफेक्ट है वो अकेले पूरे मासेस के अफेक्ट के बराबर होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ लेट मी रिपीट, सेंटर ऑफ मास का जो अकेले अफेक्ट है वो टोटल मास के अफेक्ट के बराबर होता है। एज आई हैव रिटन हियर, द अफेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू द अफेक्ट ऑफ टोटल मास। अब अफेक्ट का क्या मतलब है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट to solve questions are related to center of mass. Now look at here, यहाँ देखते हैं, here we have a hand pipe, okay? अब यहाँ पे hand pipe एक जगह पे फिक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे पुश करना है और हम we want some water। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इमेजिन करो कि तुम इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, राइट? तुम्हारे अंदर कुछ मास है और ये जो हैंडल है ये टर्न करना शुरू कर जाएगा। दिस वॉज द फर्स्ट केस, राइट? अब ये सोचो कि सेम उसी हैंड पाइप पे जो कि एक जगह पर फिक्स है, आप हैंडल पे कुछ दूरी पर चढ़ के बैठ गए। अगेन इस बार पे हैंडल टर्न करेगा, लेकिन सेकंड केस में जो टर्निंग होगा वो ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे जो मास का अफेक्ट है वो ज़्यादा है। तो अफेक्ट का मतलब ये होता है हमेशा कि कोई भी मास अगर किसी पॉइंट पे एक्ट करता है तो कितना टर्निंग वो प्रोड्यूस कर रहा है। इज इट ओके अबाउट द फिक्स पॉइंट? तो जब भी मैं इस पूरे चैप्टर में हम जब बात करेंगे अफेक्ट ऑफ मास, तो हम ये समझना है कि हम किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मास के टर्निंग को देखना चाहते हैं। क्लियर? अब इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो इट इज़ वेरी सिंपल कि अफेक्ट ऑफ मास अगर हम चाहते हैं, ठीक, तो मास तो एक्ट कर ही रहा है, प्लस उसमें डिस्टेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ओके? और अफेक्ट ऑफ मास इसको हम मोमेंट वर्ड से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहीं भी वर्ड आता है मोमेंट ऑफ मास, तो हमें समझना है कि फिक्स पॉइंट के अराउंड हम मास के अफेक्ट को जानना चाहते हैं। ओके? व्हाट इज मोमेंट ऑफ मास?
किसी भी फिक्स पॉइंट के अराउंड हम मास के अफेक्ट को जब बताते हैं तो उसी है मोमेंट ऑफ मास कहते हैं। इसे ओके। और कैसे फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ मास? तो मास इनटू डिस्टेंस, राइट। तो ये डिस्टेंस होता है, ये हमारा अफेक्ट कह लो या कह लो मोमेंट ऑफ मास। ये हो गया पूरा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के तरीके हैं। देखो वैसे सबसे पहला तरीका जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है प्रैक्टिकल। अगर तुमसे कोई पूछता है कि हाउ कैन यू फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो आप डायरेक्टली उनको लिफ्ट कर लें। इज इट ओके? तो जिस भी पॉइंट पर आप फोर्स लगा के उन्हें लिफ्ट कर पाएंगे उस पॉइंट को हम कह देंगे सेंटर ऑफ मास। इज इट ओके? यू कैन डू इट, बट ये थोड़ा सा रिस्की मेथड है। वेल, दूसरा मेथड है हमारे पास जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, राइट, ज्योमेट्रिकल मेथड। अब देखो उसका नाम ही है ज्योमेट्रिकल मेथड। इसमें क्या होता है, हम पहले देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसका शेप कैसा है, यानी ज्योमेट्री कैसी है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक रॉड है यूनिफॉर्म, अगर उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर तरफ उसकी मोटाई बराबर है और उसकी लंबाई 10 है, तो हम ज्योमेट्री देख के बता सकते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ही बीच में होगा। इज इट ओके ना। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम ज्योमेट्री हमने देख लिया कि ट्राइंगल है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करना है, राइट। मीडियन क्या होता है? जो वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिले उसे हम मीडियन कहते हैं। तो अगर हम एक ट्राइंगल में मीडियंस ड्रॉ करें तो जहाँ भी मीडियन मिलते हैं वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर? ये सारे ट्राइंगल्स के लिए है, लेकिन जहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल में वी हैव टू ड्रॉ द डायगोनल्स, और जहाँ ये कट करेंगे वही इनका सेंटर ऑफ मास होगा। चाहे ट्रेपेजियम हो, सेम केस। डन। So we have discussed about the two methods to find center of mass. The very first method is practical method. You have to lift the object directly by applying force on one point. And the second method is geometrical method. So you have to find center of mass by geometry. Well, these two methods are extremely simple. और इन पे क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादातर। तो क्वेश्चन किस पे आते हैं? वो है मैथमेटिकल मेथड, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो here we have mathematical method. अब देखो मैथमेटिकल मेथड बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सिर्फ दो बातें हमें याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, राइट। लेट मी टेल यू। द वेरी फर्स्ट थिंग इज फाइंड ओरिजिन टू लोकेट मासेस। अभी पहले सिर्फ सुन लीजिए, फिर आई विल गिव द एग्जांपल, इट विल बी वेरी इजी। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है, फाइंड ओरिजिन टू लोकेट मासेस, पहला स्टेप हर क्वेश्चन में। और दूसरा, फाइंड मोमेंट ऑफ मास। हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ मास। और जैसे ही ये दो स्टेप हम करेंगे हमें सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा। डन। नाउ हियर आई हैव मेंशन्ड अ केस, इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं सिर्फ इन्हीं दोनों स्टेप्स से। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप ये है फाइंड ओरिजिन। तो हम कहीं भी ओरिजिन चूज कर लेंगे। चलो, तो मैंने मान लिया ये ओरिजिन है जो कि ऑब्जेक्ट के बाहर कहीं पे है, मान लिया हमने ओरिजिन। और अब हमें लोकेट करना है मासेस को। अब हमारे पास जितने भी मास हैं हम उनको लोकेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये हमने लोकेट कर दिया मास को, और इसके पोजीशन वेक्टर को हम कहेंगे R2। फिर ये हमने मास को लोकेट कर दिया, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। सिमिलरली हम सारे मास को लोकेट करेंगे। क्लियर? और हमें अपने से मान लेना है कि कहीं सेंटर ऑफ मास है। क्लियर? और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, लेट्स कॉल इट कैपिटल R फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। ये है पहला स्टेप पूरा हो गया। ये हमें सारे क्वेश्चंस में करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑलवेज फाइंड द ओरिजिन फर्स्ट, फाइंड द ओरिजिन टू लोकेट मासेस। सबको लोकेट हमने कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है फाइंड मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट क्या होता है? अफेक्ट अराउंड अ पॉइंट, जो मैंने यहाँ बताया है, जिसका फॉर्मूला है m/r। अब देखो स्टेप 2 फॉलो करते हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ मास। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ मास सेंटर ऑफ मास का होगा, यानी सेंटर ऑफ मास का जो अकेले अफेक्ट होगा वो मोमेंट ऑफ टोटल मासेस के बराबर होगा। क्लियर? ये हमने पहले भी मेंशन किया है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m/r। और सारे मासेस का मोमेंट ले तो m1 × r1, m2 × r2, m3 × r3 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं। Hence, we can find the location, right? We can find the location R. So R is, M को transfer कर दो. Here we have center of mass. Clear? Center of mass का हमें location मिल गया। और हम ये mathematics में हम जानते हैं
कि आलसी लोगों के लिए भी कुछ इंतज़ाम है। तो अगर इतना बड़ा हमें नहीं लिखना है तो हम शॉर्ट में से MI और RI लिख सकते हैं और बता देंगे I1 से लेके जहाँ तक हमें जाना है, और नीचे ये जो M था इसको मैंने आगे लिख दिया। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।